गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन। और साथ में आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो, अच्छी बात है। पढ़ते रहना घर बैठ के, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4, भाड़ में भुनी हवेली। हमारा लेसन नंबर 4 है भाड़ में भुनी हवेली, जिसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी। यानी जो ये कहानी है हमारी, ये जो लेसन है, चैप्टर है, ये किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हैं, स्वतंत्रता से पूर्व मीन्स पहले, स्वतंत्रता से पहले भारत में आम ग्रामीण की कैसी स्थिति होती थी। जमींदार और जागीरदार उन्हें किस तरह सताते थे। उन्हें कठिन स्थितियों में रहना पड़ता था। उनके पास जीवन जीने के साधन बहुत कम होते थे। उनके श्रम का कितना मूल्य आंका जाता था। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में भारतीय ग्रामीण समाज के वास्तविक जीवन का चित्रण किया है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियाँ भारतीय ग्रामीण समाज पर के जीवन पर डिपेंड होकर लिखी हैं। उनका एकमात्र जो उद्देश्य था वो यही था कि भारतीय जो ग्रामीण समाज है उसके जीवन को उकेरना या लोगों को दिखाना। यह कहानी हमें बताती है कि अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में गाँव में जमींदारों का कितना आतंक था। वे कितने क्रूर होते थे, कितने अमानवीय होते थे। अमानवीय मीन्स उनमें इंसानियत नहीं होती थी, न के बराबर होती थी, इनह्यूमन होते थे। गांव में तो जैसे उन्हीं का शासन चलता था, यानी वो एक तरह से राजा बनकर बैठ जाते थे। वे सभी कानूनों से ऊपर होते थे, यानी वो किसी भी लॉ को नहीं मानते थे। वे किसी के भी प्रति कैसा भी अत्याचार करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। यानी वे किसी के ऊपर भी कैसा भी अत्याचार करने में कोई संकोच नहीं करते थे, यानी झिझकते नहीं थे किसी तरह का सलूक करने में। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव था। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव था। वहाँ एक वृद्ध संतानहीन, यानी बूढ़ी संतानहीन, जिसकी संतान न हो, यानी पुत्र या पुत्री न हो, गोड़िन रहती थी, जिसका नाम था भुनंगी। क्या नाम था? भुनगी। उनके पास 1 इंच भी ज़मीन न थी। तो जो भुनगी थी उसके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी और न रहने के लिए घर था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। क्या था? एक भाड़ था। गांव के लोग प्राय एक समय चबेना या सत्तू खाकर पेट भरते थे, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। गोड़िन क्या होती है? गोड़िन एक जाति होती है, और एक भाड़ होता है जिसमें चने वगैरह भुने जाते हैं, यानी आग जिसमें झोंक दी जाती है, और फिर जब वो आग जलने के बाद बुझ जाती है तो उस राख में चने वगैरह भुने जाते थे। तो सत्तू होता है भुना हुआ अन्न होता है, उसे सत्तू कहा जाता है। तो हमेशा लोग एक समय चना या फिर सत्तू खाते थे, इसलिए जो भुनगी थी उसकी जो भाड़ थी उस पर भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती, और भाड़ ही की झोपड़ी में एक कोने में पड़ी रहती। यानी भाड़ के पास ही एक झोपड़ी बना रखी थी और वहीं पर वो रहती थी, और जो कुछ पीस पाती और वही वो खा लेती थी, यानी अपना जीवन वो निर्वाह कर रही थी। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ में झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। यानी सुबह उठकर वो बाहर से क्या लेके आती? सूखी पत्तियां ले आती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था, यानी वो वहाँ पर ढेर लगा लेती थी। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था। एकादशी और पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता था, यानी या तो एकादशी को और एक पूर्णमासी को भाड़ नहीं जलाया जाता था। वे दोनों दिन उपवास के होते थे। ये दोनों दिन गांव में उपवास यानी व्रत के होते थे। गांव में जमींदार पंडित उदयभान भुनगी से मुफ्त में दाने भुनवाते थे। भुनगी को उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था, इस कारण कई बार उसे भाड़ बंद भी रखना पड़ता था। पंडित जी भुनगी से बेगार करवाना अपना अधिकार समझते थे। बेगार होता है बिना पैसे दिए कार्य करवाना। बेगार मीन्स बिना पैसे दिए कार्य करवाना अपना अधिकार समझते थे। चूँकि वह उनके गांव में उनकी ज़मीन पर रहती थी। क्यों समझते थे? क्योंकि वह उन्हीं के गांव में उनकी ज़मीन पर रह रही थी। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व था। चैत का महीना चल रहा था और संक्रांति का जो पर्व था, त्योहार था।
आज के दिन अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। सांस लेने का भी अवकाश न था। अवकाश मीन्स उसे सांस लेने का भी समय नहीं था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर भुनगी जुझला पड़ती थी, यानी अगर ग्राहक जल्दबाजी करते थे तो भुनगी को क्या है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता था। तभी जमींदार के 2 चपरासी यानी 2 नौकर 2 बड़े बड़े टोकरे लेकर आ गए, यानी बड़े बड़े टोकरों में क्या लाए होंगे, वो चना वगैरह लाए हैं। भुनगी यह देखकर सहम उठी, वो एकदम से सहम गई। सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना असंभव था, यानी सूर्यास्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले इतना सारा काम तो असंभव था, संभव ही नहीं हो सकता। चपरासी ताकीद कर गए कि तीसरे पहर तक सारा दाना भून जाना चाहिए, यानी उसको धमकी दे के गए हैं। भुनगी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर इतना सारा जो अनाज था भूनना आसान नहीं था। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती रह जाती थी, यानी उसको डर भी लगा हुआ था। एक नजर कभी वो रास्ते की तरफ देख रही है तो कभी वो अपना कार्य कर रही है। यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई। उसकी समझ में न आता था क्या करे। न भूनते बनता था न छोड़ते बनता था, मीन्स ना तो भुना ही जा रहा था और ना ही वो उसको छोड़ सकती थी। सोचने लगी कैसी विपत्ति है, यानी कैसी कठिन मुसीबत है। पंडित जी न तो मुझे रोटी खिलाते हैं न मेरे आंसू पोंछते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। खोपड़ी पर मीन्स जल्दबाजी में रहते हैं, इसलिए न कि उनकी 4 अंगुल धरती मेरे पास है, क्योंकि इसीलिए रहते हैं ना कि मैं उनकी ज़मीन पर रह रही हूँ। क्या इतनी सी ज़मीन का इतना मोल है, क्या इतनी सी ज़मीन का इतना सारा मोल है कि मुझे इतना सारा काम उनका करना पड़ता है। वह इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि दोनों चपरासी ने आकर कर्कश स्वर में कहा, कठोर स्वर में, क्यों री दाने भून गए। भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो, यानी बिना डरे उसने कह दिया। एक चपरासी ने उलाहना दिया, सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना अनाज न भुना गया। यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है। इनका सत्तू कैसे बनेगा। अनाज का सत्यानाश कर दिया। देखना आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। गति मीन्स तेरी क्या हालत करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिनी निरावलंब हो गई। निरावलंब बिना सहारे के, अभागिन मीन्स बुरे भाग्य वाली, यानी जो उन्होंने अनाज नहीं भूना उसका भाग्य क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला कि उनका जो भाड़ था उसको फोड़ दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। भुनगी को अब रोटियों का भी कोई सहारा न रहा कि अब उसे वही एकमात्र सहारा उनके भाड़ था। गांव वालों को भी भाड़ के मिट जाने से बहुत कष्ट होने लगा। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। इस प्रकार एक पूरा महीना बीत गया, यानी 1 महीना हो गया और वो ऐसे ही रही। प्रातःकाल पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लगी। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। उद्धार मीन्स वो दोबारा उसका निर्माण कर रही थी, भाड़ बना रही थी। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। सहसा उदयभान ने गर्ज कर कहा, किसके हुक्म से फिर से भाड़ बना रही है। भुनगी ने हक बकाकर देखा, यानी एकदम से डर गई वो, तो उसने सामने जमींदार को खड़े दिखाई दिया। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है। भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो, बना रही हूँ। उदयभान आग बुबूला होते हुए बोले, आग बुबूला मीन्स बहुत गुस्से में बोले, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। कहने के साथ ही उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर आ पड़ी। उदयभान ने पूछा, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी। भुनगी ने सफाई दी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या। उदयभान ने कहा, हाथ झाड़ते हुए कहा, तेरे पेट पर हमने ठेका नहीं लिया, यानी तेरा जो पेट है उसका मैंने ठेका नहीं ले रखा। भुनगी ने याद दिलाया, सेवा तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ। कहती कि काम तो अगर तुम्हारे करूँगी तो खाने कहाँ जाऊँगी। भुनगी ने खुलासा किया, सेवा तो उदयभान पलटकर बोले, गांव में रहोगी तो सेवा करनी पड़ेगी। भुनगी ने खुलासा किया, सेवा तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते सेवा नहीं कर सकती। उदयभान ने तेवर बदले, तो छोड़कर निकल जा।
तो उदयभान ने क्या कहा, अगर तू सेवा नहीं करेगी तो छोड़कर चली जा गांव को। बुनगी ने पूछा, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? मैं इसी झोपड़ी में बूढ़ी हुई हूँ, मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और मुझसे नहीं ले सकता। यानी जो ये झोपड़ी है, यहीं पे मेरे सास ससुर थे और उनके जो बाप दादा थे वो भी इसी झोपड़ी में रहे हैं। मुझे ये झोपड़ी मैं इस झोपड़ी को तभी छोड़ूंगी तब मेरी मृत्यु हो जाएगी, अदरवाइज मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। उदयमान भड़के, अच्छा तो अब कानून भी बघारने लगी है, यानी तू कानून सिखाएगी, अब मुझे कानून भी समझाने लगी है। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, तब अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। कहता कि अगर मेरे हाथ पैर पड़ती, गिड़गिड़ाती तो मैं शायद तुझे यहाँ रहने देता, लेकिन अब तो मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगा। उदयभान ने साथ चल रहे चपरासियों को आदेश दिया, अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखे कैसे भाड़ बनाती है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो पत्तियां हैं यहाँ पर, इनमें आग लगा दो, देखता हूँ किस प्रकार भाड़ बनाएगी। एक क्षण में हाहाकार मच गया। एक क्षण मीन्स एक पल में ही वहां पर हाहाकार मच गया। आग की लपटें आकाश से बातें करने लगी, मीन्स बहुत ऊंची ऊंची आकाश की लपटें उठने लगी, किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग आग के चारों ओर जमा हो गए। भुनंगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी एक लंका दहन देखती रही। तो क्या कर रही थी बेचारी, कर भी कुछ नहीं सकती थी, वो उस लंका दहन को देखती रही। उसी समय पवन भी वेग से चलने लगी। उसी समय क्या हुआ, पवन मीन्स हवा भी बहुत तेज चलने लगी। उग्रगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। जो ये लपटें बढ़ती जा रही थी वो पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी, वे सब आग का ग्रास बन गई। यानी ग्रास बनना, वो सब आग का शिकार बन गई। लपटें कुछ और आगे बढ़ी, यानी आग कुछ और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की हवेली थी, उस पर झपटी। और सामने क्या थी, उदयभान की जो हवेली थी, महल था, उसकी ओर झपटी। अब गांव में हलचल मच गई। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। जैसे ही पानी आग पर डाले जा रहे थे तो वो पानी के छींटे कैसा कार्य कर रहे थे, जैसे उस पर तेल डाला जा रहा हो। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी की विशाल हवेली को दबोच बैठी। और क्या हुआ, जो पंडित उदयभान की जो हवेली थी वो चारों तरफ से आग ने घेर लिया। देखते ही देखते वह भवन एक नौका की भांति अग्नि सागर में विलीन हो गया। जिस प्रकार एक नौका, एक नाव पानी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो वो भवन था वो आग के सागर में विलीन हो गया, गायब हो गया, जो उन्मत्त तरंगों के बीच झरोके खा रही हो। जमींदार की हवेली में जो कोहराम मचा, वह भुनगी के शोक में विलाप से अधिक करुणाकारी था। यानी जितना तो वो दुखी हुई, उससे ज़्यादा दुख उदयभान की हवेली के जलने पर था। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। कथाकार का परिचय, जो कथाकार जो कहानी लिखी है उनका परिचय। प्रेमचंद का जन्म बनारस के करीब लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते हैं। यानी उर्दू की जब कहानियाँ लिखते थे वो नवाब राय से लिखते थे। 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। पहला कहानी संग्रह इनका सोजे वतन था, ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, यानी इनको छपने नहीं दिया था सोजे वतन को। इन पर एक आरोप लगाया था, अश्लीलता का इस पर आरोप था, इसलिए उन्होंने उसमें जब्त कर लिया था। लेकिन बाद में सोजे वतन इनकी प्रकाशित हुई थी 1916 में। इनके प्रमुख उपन्यासकार हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन और गोदान। प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति, कफन और भाड़ में भुनी हवेली। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।